हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारा यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी या झारखंड लेटेस्ट सुपरवाइजर का सिलेबस हो। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टालकट पार्सन्स की एमसीक्यू के संदर्भ में। देखिए, विल्फ्रेड पेरेटो और टालकट पार्सन का आप लोग को थ्योरी करवा दिया गया, उसके एमसीक्यू नहीं हुए हैं। तो विल्फ्रेड पेरेटो का जो थ्योरी है, उसका जो लैंग्वेज है, उनकी जो थ्योरी है वो थोड़ी आसान भाषा में है, जिसलिए अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आपको पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन टालकट पार्सन्स जी का जो थ्योरी है, उसकी जो भाषा है वो थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में है, तो हम बोल सकते हैं वो समाजशास्त्री लैंग्वेज में है, तो उसे समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसका बेसिक को समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग बेसिक समझ जाइएगा तो फिर आपको क्वेश्चन को आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में दिए गए हैं वो तो टालकट पार्सन से ही रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि टालकट पार्सन का एमसीक्यू है। तो इसलिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर रहेगा उसका मैं पार्सन आंसर लिख दी हूँ, और जिसका कि हम लोग को समझने में दिक्कत होगा उसका मैं 4 ऑप्शन लेकर आई हूँ। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि टालकट पार्सन जी कौन थे। तो वे एक संरचनात्मक प्रकारवादी थे। संरचनात्मक प्रकारवाद के अंतर्गत उन्होंने अपने किस सिद्धांत को दिया है, तो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत को दिया है। सामाजिक क्रिया का जो इनका सिद्धांत है वो मैक्स वेबर से वे प्रभावित थे। जहाँ मैक्स वेबर बोलते हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य का कोई प्रतिफल निकलता है, कोई मतलब रिजल्ट निकलता है, तो वो क्या होता है, सामाजिक क्रिया होता है। ये मैक्स वेबर का कहना था। तो वो कार्य कुछ भी हो सकता है, वो मारपीट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जिसका कि कुछ रिजल्ट निकल कर आए। लेकिन मैं जो टालकट पार्सन है वे बोलते हैं कि नहीं, अगर अकेला व्यक्ति भी कोई काम कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, और उसका कोई अगर रिजल्ट निकल कर आता है, किसी उसका आउटकम आता है, तो वो भी सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। उन्होंने तो टालकट पार्सन ने तो मैक्स वेबर का थ्योरी को ग्रहण किया, लेकिन इसके आलोचनात्मक वे व्याख्या भी करते हैं। तो इसी के अंतर्गत जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक व्यवस्था द सोशल सिस्टम, टालकट किसकी रचना है, तो ये टालकट पार्सन्स की रचना है। ये 1951 में लिखी गई थी। इसके पहले वे लिखे थे द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में। इसमें ये मैक्स वेबर से प्रभावित होकर उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। इसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन करके उन्होंने सामाजिक व्यवस्था द सोशल सिस्टम, ये इस पुस्तक की रचना की। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि टालकट पार्सन किस शास्त्रीय परंपरा के समाजशास्त्री थे। तो जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया रहेगा कि कौन से शास्त्रीय परंपरा के समाजशास्त्री हैं, तो इस चीज में याद रखना होगा कि उनके जन्म के देश का नाम पूछा जा रहा है, या पूछा जा रहा है वे कौन से समाजशास्त्री, किस देश के समाजशास्त्री हैं। तो वो किसके हैं, अमेरिका के समाजशास्त्री हैं। ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा, सिर्फ उसमें देश का नाम लिख देने से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा वो 4 पूछा जा रहा है कि टालकट पार्सन निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, तो वो सामाजिक क्रिया के लिए जाने जाते हैं, वो संरचनात्मक प्रकारवाद के लिए जाने जाते हैं, वो प्रकारवादी है, प्रकारवादी, संरचनात्मक प्रकारवादी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, टालकट पार्सन जी हो जाएंगे। तो जो ये तीनों के लिए तो जाने जाते थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ये चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो सामाजिक क्रिया के बारे में भी जाने जाते हैं, संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में जाने जाते हैं, और प्रकारवाद के बारे में। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 पूछा जा रहा है कि सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा है। मतलब समाज की जो संरचना है उसको एक क्रमबद्ध रूप में, मतलब इसकी समाज की जो संरचना है उसका जितने भी आयाम है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और एक किस रूप में जुड़े हुए हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से जुड़े हुए हैं। ये बात कौन करते हैं, तो टालकट पार्सन्स जी करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि पार्सन्स के प्रकारात्मक प्रतिमान के अनुसार व्यवस्था में संतुलन किस प्रकार से बना रखा जा सकता है।
क्या बोला है कि पार्सन्स का जो प्रकार्यात्मक प्रतिमान का जो सिद्धांत है उसमें जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से बनी रहेगी, शक्ति का प्रयोग करके हम क्या बनाए रखेंगे, या नियंत्रण नियमों द्वारा, मूल्यों के एकीकरण से, या प्रथागत संकेतों के द्वारा। तो जब आप इनके एजिल मॉडल को पढ़िएगा तो उसमें वे बोले थे कि समाज की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण गठन क्या है, एकीकरण, इंटीग्रेशन। तो किसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल्यों के एकीकरण से। हम समाज के अंतर्गत रहते हैं, समाज के अंतर्गत रह के हम समाज के बाहर कोई कार्यों को नहीं कर सकते हैं। समाज की जो हमें मान्यताएं दी हैं, हमारे जो मूल्य दिए हैं उसके विपरीत हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यों के एकीकरण से। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि पार्सन्स के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। समाजशास्त्र के मुख्य उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो क्या है, सामाजिक व्यवस्था में मूल्यों के प्रतिमानों के संस्थाकरण की व्याख्या करना, सामाजिक मूल्यों की पहचान करना, सामाजिक नियमों में विभेदीकरण करना, या सामाजिक सदस्यों की जागरूकता को समझना। तो पार्सन्स की जब आप एजिल मॉडल के थ्योरी को पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि इनका जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें ये क्या करते हैं, मूल्यों के प्रतिमानों का संस्थाकरण की व्याख्या की बात करते हैं। ठीक है, मूल्य के एकीकरण की। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस ये किनका है। तो ये पार्सन्स महोदय का है। इसमें ये 1955 में उन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। और इसमें रोल डिफ्रेंसिएशन मतलब जो हमारा भूमिका होता है उसके विभेदीकरण की ये बात करते हैं। तो ये पुस्तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए। फिर है लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण व तनाव प्रबंधन। क्या है, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और तनाव प्रबंधन, ये सब क्या है, प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं हैं, प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं हैं, प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं, या प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता है। देखिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और तनाव प्रबंधन, तो ये क्या हो जाएगा, लक्ष्य मतलब गोल हो गया, एडॉप्टेशन, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। तनाव प्रबंधन का मतलब लेटेंसी। तो ये किसका हो जाएगा, प्रकार्यात्मक आवश्यकता का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एजिल मॉडल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन इस प्रकार से आपको घुमाकर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि पार्सन समाज को किस रूप में मानते थे, मूल्यों के प्रति वचनबद्धता, समूह भूमिका, मूल्य मैत्रिक्य या लक्ष्य की प्राप्ति। तो पार्सन्स जो थे वो समाज को किस रूप में मानते थे, तो मूल्यों के प्रति वचनबद्धता के रूप में इसे मानते थे। मूल्यों के प्रति वचनबद्धता का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम समझते हैं मूल्य मैत्रिक्य क्या है। तो मूल्य मैत्रिक्य का मतलब होता है कि समाज के अंतर्गत जो वैल्यू होते हैं तो वो वैल्यू क्या होता है कि एक प्रकार का होता है, और उस एक प्रकार के वैल्यू को अगर सब कोई मानते हैं तो वो मूल्य मैत्रिक्य के अंतर्गत आएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे से बड़े हैं उनका हम लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो किसी भी सोसाइटी में आप ये चीज़ को अलग देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बोला जाता है कि जो बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए। तो ये इस टाइप के जितने भी हमारे वैल्यूज़ हैं वो मूल्य मैत्रिक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पार्सनल समाज को किस रूप में देखा है, तो मूल्यों के प्रति वचनबद्धता के रूप में देखा है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि आत्मसात किए गए सामाजिक मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं। ये इनका कथन है। बोला जा रहा है कि आत्मसात किए गए, ठीक है, जो सामाजिक मूल्य है वो किसी भी समाज में समाज को एकीकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि समाज के अंतर्गत उसके जो मूल्य होते हैं वो लोगों को क्या करते हैं, आपस में बांधे रहते हैं। इससे बाहर वो अपने कार्यों को नहीं करता है। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है कि ये क्या है, तो निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं। ये कथन किसका है, तो पार्सन्स महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण में 4 प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया बताई गई है। आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक तथा व्यक्तित्व प्रणाली।
या इसको बोल सकते हैं कि आप सांस्कृतिक, तो इसका उल्लेख किया गया है। तो किनके द्वारा किया गया है? तो पार्सन्स महोदय का। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे कि ये जो आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक तथा व्यक्तित्व प्रणाली की बात की गई है, जिसको सांस्कृतिक भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें से 4 तो दिए रहेंगे, कोई एक गलत रहेगा। जैसे धार्मिक रह सकता है, तो धार्मिक की बात तो पार्सन्स महोदय नहीं करते हैं। वो समाजशास्त्री विश्लेषण में 4 प्रकार की जो उनकी सामाजिक प्रणाली है, वो उनकी ये चारों की बात करते थे। इसको आप लोग याद रखिएगा, तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 पूछा जा रहा है कि पार्सन्स ने कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्प यानी विन्यास प्रकारांतर यानी वेरिएबल, पैटर्न वेरिएबल, ठीक है, प्रतिमानित विकल्प को क्या बोला जा रहा है? पैटर्न वेरिएबल। इसमें वो कितने प्रकार के बताए हैं? तो सबसे पहले तो याद रखना होगा कि उन्होंने 5 प्रकार के बताए हैं। वे 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो भावात्मकता बनाम भावात्मक तटस्थता, आत्म अभिविन्यास बनाम सामूहिकता, सार्वभौमिकता बनाम विशिष्टवाद, श्रेय बनाम उपलब्धि और विश्लिष्टता बनाम व्यापकता। इन 5 की बात वे करते हैं। इन 5 से अलग अगर कोई दिया हुआ रहेगा और ऑप्शन में आपको रहेगा कि इनमें से गलत जो इनके विकल्प है उसका चयन कीजिए, तो उसको आपको चूज़ करना होगा। इसलिए हम लोग को इस 5 को याद रखना होगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि एजिल के निम्न में से कौन से 4 प्रकार आते हैं? ठीक है, तो निम्न में से 4 प्रकार आते हैं, तो कोई एक अलग दिया रहेगा, तो हम लोग को क्या करना होगा? इन 4 प्रकारों को याद करना होगा। तो ए से एडॉप्शन यानी अनुकूलन, जी से गोल यानी लक्ष्य प्राप्ति, आई से इंटीग्रेशन यानी एकीकरण और एल से लेटेंसी यानी तनाव की समाप्ति। तो एजिल ने 4 प्रकार के प्रकार, कितने प्रकार के प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार के। पैटर्न वेरिएबल कितने प्रकार के बताए हैं? तो 5 प्रकार के। उनका जो एजिल मॉडल है वो कितने प्रकार के बताए हैं? तो वो 4 प्रकार के बताए हैं। इस तरह से आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि प्रारूप में बाह्य माध्यम किसे माना जाता है? देखिए, एजिल प्रारूप में बाह्य माध्यम की बात की गई है, तो उसमें याद रखिएगा जो ए से एडॉप्शन है वो हो जाएगा बाह्य माध्यम, जी से गोल वो भी बाह्य लक्ष्य होता है, आई से इंटीग्रेशन है यानी ये क्या हो जाएगा? आंतरिक लक्ष्य हो जाएगा, और एल से लेटेंसी ये आंतरिक माध्यम हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एजिल मॉडल में या एजिल प्रारूप में बाह्य माध्यम किसे कहा जाता है? तो एडॉप्शन को बाह्य माध्यम बोला जाता है, गोल को बाह्य लक्ष्य बोला जाता है, इंटीग्रेशन को आंतरिक लक्ष्य बोला जाता है और एल को आंतरिक माध्यम बोला जाता है। ठीक है, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि किसके अनुसार आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज में सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं? तो क्या करना होगा? आत्मसात किए गए कौन से मूल्य? तो साझा मूल्य किसी भी समाज में सामाजिक एकीकरण में, मतलब जो इंटीग्रेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पार्सन्स महोदय। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि पैटर्न वेरिएबल किन के द्वारा दिया गया है? तो आप सभी को पता है कि पैटर्न वेरिएबल किन का है? टालकट पार्सन्स जी का। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि सामाजिक व्यवस्था के 4 भागों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? देखिए, वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको 4 भाग बताए, कौन कौन से थे वे? सामाजिक व्यवस्था था, सांस्कृतिक व्यवस्था था, व्यक्तिगत व्यवस्था था, राजनीतिक व्यवस्था भी रहेगा, लेकिन धार्मिक व्यवस्था की बात ये नहीं करते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया कि 4 भागों में से कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, इसको आप लोग को याद रखना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? धार्मिक व्यवस्था ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं किसकी है? तो प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं ये किसकी है? टालकट पार्सन्स जी की है। स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? पार्सन्स महोदय जी के द्वारा स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेश्यावृत्ति को किसने द्वितीयक संस्था माना है? किसको? वेश्यावृत्ति को।
तो पार्सन्स महोदय, जिसमें वे बोलते हैं कि जो वेश्यावृत्ति है ये एक सेफ्टी मोड है, ठीक है, और इसको इन्होंने द्वितीयक संस्था माना है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि सामाजिक नियंत्रण में नियंत्रण के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सामाजिक नियंत्रण की वे बात करते हैं और उसके 3 प्रकार के कौन कौन से बात करते हैं। अनुनय, अवरोधन, पृथक्करण की, ये तीनों प्रकार हैं। लेकिन जो प्रबंधन है ये सामाजिक नियंत्रण का प्रकार नहीं है, तो इसको याद रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि विघटनकारी प्रवृत्तियां की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये किनका कथन है, तो टालकट पार्सन्स जी का है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि परिवार वो कारखाने हैं जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। ये भी कथन है, ये किनका कथन है, पार्सन्स महोदय का। 25वां क्वेश्चन है कि पार्सन्स ने कितनी प्रकार की क्रियाओं की बात की है। तो पार्सन्स महोदय ने जो क्रिया है उसके 3 प्रकारों की बात की है। वे कौन कौन से हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक। कौन कौन से बात की है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो सामाजिक क्रिया के 3 घटक कौन कौन से, कर्ता रहेगा यानी कि एक्टर, परिस्थिति यानी कि जो सिचुएशन है वो, प्रेरणा मोटिवेशन, लेकिन जो नैतिकता है ये सामाजिक क्रिया के घटक नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कि सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी किनकी पुस्तक है। तो ये पार्सन्स महोदय की है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सामाजिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक पक्ष कितने हैं। तो सामाजिक व्यवस्था का जो प्रकार्यात्मक पक्ष कितना है, तो 4 है। कौन कौन, एजिल, ठीक है, यही सामाजिक व्यवस्था का प्रकार्यात्मक पक्ष। ऐसे भी पूछ देगा कि टालकट पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था हम लोग तो एजिल मॉडल देखेंगे तो हम लोग तो पार्सन्स लगा देंगे, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि सामाजिक व्यवस्था का प्रकार्यात्मक पक्ष किनका है, तो वो किसका है, आपका टालकट पार्सन्स जी का है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक द्वारा अपने बच्चे को अतिरिक्त अंक देना किस प्रतिमानित विकल्प का उदाहरण है। यह चीज़ याद रखिएगा, जो प्रतिमानित विकल्प है ना, इसको पैटर्न वेरिएबल बोला जाता है। तो इसमें ये 4 ऑप्शन है, व्यक्तिवादिता, रागात्मक निष्पक्षता, सार्वभौमिकता और केंद्रता। तो व्यक्तिवादिता क्या होता है कि जो टालकट पार्सन्स जी थे वो 2 प्रकार के समाजों की बात करते हैं। एक तो वे बात करते हैं परंपरागत समाज के बारे में और एक बात करते हैं आधुनिक समाज के बारे में। परंपरागत समाज के अंतर्गत वे बोलते हैं कि जैसे जो पहले के राजा महाराजा थे तो उनके बाद उनका जो बेटा होता था वो उत्तराधिकारी बनता था, तो वो किस प्रकार का हो जाएगा, तो व्यक्तिवादिता के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अभी जो हमारा आधुनिक समाज है इसमें अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसका बेटा ही नहीं प्रधानमंत्री बनेगा, बल्कि देखा जाएगा जिसके अंतर्गत जो क्वालिफिकेशन है, जो उसकी क्वालिटी है, या जिसको सारे जो आम जनता है चुनते हैं तो वो प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। तो ये अभी की जो आधुनिक समाज है वो सार्वभौमिकता पर आधारित है, लेकिन जो परंपरागत समाज था वो व्यक्तिवादिता पर आधारित था, क्योंकि उस प्रकार का वंशावली परंपरा चलता था। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम क्या समझ रहे हैं कि एक अध्यापक है वो क्या कर रहा है, अपने बच्चे को अतिरिक्त अंक दे रहा है। उसका बच्चा है इसलिए वो उसको ज़्यादा नंबर दे रहा है, तो इसमें किस प्रकार का होगा, तो ये व्यक्तिवादिता के अंतर्गत आएगा, ठीक है। किसके अंतर्गत आएगा, ये व्यक्तिवादिता के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि मिश्रित प्रतिमानित विकल्प यानी डिफ्यूजनेस का उदाहरण क्या है। मिश्रित प्रतिमानित विकल्प का उदाहरण क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी, या इनमें से सभी। क्योंकि जो समाज के अंतर्गत जो परंपरागत समाज था तो उसमें क्या था कि सब कोई व्यक्ति एक जगह रहते थे, एक साथ रहते थे, सबके बीच आपसी में तालमेल था, समाजीकरण की प्रक्रिया वहाँ पे बहुत अच्छे प्रकार से होती थी। कोई पर्सनल मतलब एकदम व्यक्तिवादिता रूप में
उस समय का समाज नहीं था। तो अगर डिफ्यूजनेस की बात की जाए तो मिश्रित मतलब सभी चीज़ें होंगी उसमें, सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो किस में आएंगी? तो इनमें से सभी मित्र भी बने रहेंगे, नातेदारी का संबंध भी रहेगा, दाम्पत्य संबंध भी रहेगा। तो वो किस प्रकार का है? इनमें से सभी के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि व्यक्तिवादिता, प्रदत्त परिस्थिति, रागात्मक, मिश्रित प्रतिमान तथा स्वकेंद्रिता किस प्रकार का? स्वकेंद्रता, ठीक है। उसके बाद आपका आ जा रहा है कि उसके व्यक्तिवादिता देखने से ही तो आपको पता चल जाएगा। एक तो टालकट पार्सन्स जी ने ये दो ही प्रकार के समाजों के बारे में बात की है, आधुनिक और परंपरागत। ये दोनों की तो बात वे करते ही नहीं है, इसलिए इसको तो पहले ही आपको छाट देना होगा। व्यक्तिवादिता, उसके बाद फिर मिश्रित प्रतिमानिता, स्वकेंद्रता, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये सब आपके आ जाएंगे परंपरागत व्यवस्था के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएंगे? परंपरागत व्यवस्था के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि पार्सन्स ने प्रतिमानित विकल्प की अवधारणा किस पुस्तक में दी है? प्रतिमानित विकल्प यानी पैटर्न वेरिएबल की अवधारणा उन्होंने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो उनकी जो पुस्तक है सोशल सिस्टम, इसमें दी है। क्योंकि माइंड एंड सोसाइटी और सोशल एंड सोशल स्ट्रक्चर ये इन टालकट पार्सन्स की पुस्तक है ही नहीं। द सोशल सिस्टम में उन्होंने इसके बारे में बात की है। क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा है, ये एक कथन है कि किसी भी क्रिया के लिए साधन और लक्ष्य जब परस्पर संबंधित होते हैं और न्यूनतम साधनों से लक्ष्य की अधिकतम प्राप्ति हो कि सफलतम सामाजिक क्रिया के आधार है। बोला जा रहा है कि जब भी कोई क्रिया के लिए साधन, ठीक है, और लक्ष्य जब परस्पर संबंधित हो रहे हैं, मतलब आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए आपको साधन मिले हैं, लेकिन क्या बोल रहा है? न्यूनतम साधनों से अधिकतम लक्ष्य की अधिकतम प्राप्ति, आपको लक्ष्य मिल रहा है उसके अधिकतम आप प्राप्ति कर रहे हैं, तो वो सफलतम सामाजिक क्रिया का आधार है। तो इस प्रकार का जो आपको जो लक्ष्य आपको प्राप्ति करने के लिए आपके जो साधन सीमित है, लेकिन फिर भी आप अपना लक्ष्य को बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त कर ले रहे हैं, तो वो किस प्रकार का समाज है? तो वो सफलतम सामाजिक क्रिया का आधार है। ये कथन किसका है? तो ये कथन पार्सन्स महोदय का है। ठीक है, समझ में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 4 तत्व कौन कौन से बताए हैं? तो पार्सन्स महोदय ने सामाजिक क्रिया के 4 तत्व बताए हैं, कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। ठीक है, क्या हो जाएंगे यहाँ पे? पार्सन्स महोदय हो जाएंगे कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। तो आई होप आप लोगों को टालकट पार्सन्स जी के जो MCQ है वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का थैंक यू।